सवाल है जी, प्रिपेयर फॉलोइंग नोट्स, हमने नोट्स बनाने हैं along with the comparative figures, हमने साथ comparative figure भी शो करनी है that must to be represented in the financial statement, जब financial statements में आएंगी OL की for the year ended 31 दिसंबर 17 के लिए in accordance with the requirements of relevant IFRS and Companies Act 2017। अब ये सवाल जो है ना, ये एज सच FAR2 से उठा के आपके सिलेबस में डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट की इम्प्लीकेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ FAR1। ये आपके पार्ट का, ये आपका हिस्सा ही नहीं है। ये सवाल FAR2 का है, कंपनीज एक्ट की इम्प्लीकेशन वहां पे होती है, बट हम इसको इग्नोर करेंगे यहाँ पे बिकॉज ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमने बस रेलेवेंट स्टैंडर्ड तक रहना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड हमने चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड को हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सवाल पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ ऑर्चिड लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। एक कंपनी है जी ऑर्चिड लिमिटेड, उसकी उसने हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। क्या उसने हमें डिस्क्रिप्शन बता दी है, बिल्डिंग है, प्लांट है, 2 एसेट्स हैं, डेट ऑफ परचेज दिस एंड दिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, यूजफुल लाइफ है, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन है, subsequent measurement, this one is for revaluation and this is going toward cost। तो बड़ा आसान है यार, ये तो कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है, ठीक है। उसने 2 एसेट्स की बात की है, बिल्डिंग की एंड प्लांट की। पहले बिल्डिंग की बात करते हैं। कहते हैं द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग्स एज डिटरमिन्ड बाय शब्बीर एसोसिएट्स। शब्बीर एसोसिएट्स ने उनकी रीवैल्यूड अमाउंट डिटरमिन करती है। ये शब्बीर एसोसिएट्स जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर है। ऑन 31 दिसंबर 2015 एंड 17 उसने बताया 700 मिलियन वैल्यू है, और उसने फिर बताया हमें 463 मिलियन उसकी वैल्यू है। ये 2 वैल्यूज उसने हमें गिवन की। ऑन 30 जून 17 अ बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 66 मिलियन, एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 66 मिलियन थी, हमने बाकिर लिमिटेड को सॉल्व कर दी फॉर 85 मिलियन, 50 मिलियन की। इट वाज लास्ट रीवैल्यूड एट 87 मिलियन। इससे पहले मतलब जब हमने 15 में रीवैल्यूएशन की थी तो हमने कहा था भाई उसकी वैल्यू 87 है। ऑयल इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ ₹2 मिलियन ऑन डिस्पोजल, 2 मिलियन की आपकी डिस्पोजल कॉस्ट भी आई है। ये वाला पॉइंट सिर्फ है जिसको फोकस करना है, और मुश्किल तो ये भी नहीं है। उसके बाद है कि ओएल जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल सरप्लस जो है, सरप्लस से रिटेन अर्निंग पे मूव करती है ऑन एनुअल बेसिस। ये उसने 1 2 3 बातें बताई हैं बिल्डिंग से रिलेटेड। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट अबाउट प्लांट। प्लांट 31 दिसंबर 2016 को द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ प्लांट वाज असेस्ड एट ₹360 मिलियन। अच्छा, यहाँ पे ना एक कंसेप्ट रिलेट कर रहा है IAS 36 इम्पेयरमेंट से। इम्पेयरमेंट अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी मैं जो बात कहूंगा आप उसको सुन के इग्नोर कर सकते हैं। इम्पेयरमेंट जब हम पढ़ेंगे तब आपको इसकी ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। असूलन क्या होना चाहिए? असूलन इम्पेयरमेंट पहले करानी चाहिए। इम्पेयरमेंट पहले इसलिए करानी चाहिए ताकि ये स्टैंडर्ड्स करके इसके प्रैक्टिस करना आसान हो। लेकिन जब पहले बच्चे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ के आते थे तो उनको एसेट्स के बारे में तमाम नॉलेज होती थी। अब इंट्रो के पढ़ के ही आए हुए, एसेट्स की नॉलेज है नहीं, तो दैट्स व्हाई 16 पहले करवाया जाता है। अगर मेरी अप्रोच हो तो मैं 36 पहले कराऊं, बाद में 16 कराऊं। अच्छा, 31 दिसंबर 16 को उसकी रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट का मतलब मैं आपको भी बता देता हूँ, आप 36 में इसको सीखेंगे। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब है कि आज मैं जाऊं इसको मार्केट में बेचने के लिए, तो जो मुझे पैसा इसको बेच के वसूल होगा वो ये है। और हम करते क्या है, हम रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर अपने एसेट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हम एसेट की कैरिंग वैल्यू वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट देखते हैं, और हमने एसेट्स को हमेशा रिकवरेबल अमाउंट पे लेके चलना होता है। अच्छा, ड्यूरिंग 2017 OL has decided to change the depreciation method।
उसने कहा 17 में उसने फैसला किया वो मेथड चेंज कर रहा है, वो प्लांट को स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस पे ले गया। न्यू डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 10% है, डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 10% है। तो ये पूरा सवाल है, चले जी इसको हम सॉल्व करते हैं। ये सवाल एग्जाम में आए ना, मैंने करना हो, जितना मैंने गंदा इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त किया ना, मैं इसको तकरीबन इतना ही गंदा पेपर में करूंगा बैठ के। ये बड़ी गंदी आदत है। एक बार मेरा पेपर पकड़ा था इन्होंने आई कैट में, आई थिंक दैट वाज सीएमए या आर2 में से एक था। उसने क्लियरली कहा था कि आपने पेपर पे कुछ नहीं लिखना, और मैंने 15 मिनट्स रीडिंग टाइम, हाँ सीएमए का था, यस याद आ गया, मैंने 15 मिनट के रीडिंग टाइम में बजटिंग का पूरा सवाल लाल कर दिया था। पूरा सवाल मैंने ऊपर भर दिया हुआ था, बिकॉज बजटिंग जो है तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। बजटिंग वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है, जो मेरा फेवरेट तरीन होता था, बिकॉज उसमें सिर्फ लॉजिक्स होते हैं, कंसेप्ट तो होते नहीं है, और मैथ्स इन्वॉल्व था, वो मुझे बड़ी मजे की लगती थी। उसने मेरा पेपर पकड़ लिया था एग्जामिनर ने, यार जब हमने मना किया है तो क्यों। फिर उन्होंने मेरा रोल नंबर लिखवाया और थोड़ी बहुत जलील करके मुझे वापस बिठा दिया। इतना लाल तो मैं एग्जाम में भी करके आता हूँ, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग डेवलप मुझे हो जाती है। अब मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मेरी अप्रोच क्या होगी, क्या करना है क्या नहीं करना। लाइक इस वक्त दो सिनेरियोज हैं, एक है रिवैल्यूएशन, एक है कॉस्ट मॉडल। रिवैल्यूएशन मैंने 3 पंगे आइडेंटिफाई किए हैं। एक पंगा है रिवैल्यूएशन का, एक है डिस्पोजल का, और एक है हर साल सरप्लस की मूवमेंट का। और मेरी अप्रोच होगी ये जो मैं अपनी प्रैक्टिस में डेवलप की होगी, और मैं जो चाहता हूँ आप लोग के डेवलप हो, इंशाल्लाह ग्रेजुअली हम इसको डेवलप कर लेंगे। मुझे अगर मैं बिल्डिंग की कैलकुलेशन में घुस गया, मैं टाइम कंज्यूम करके बैठ जाऊंगा। मुझे बिल्डिंग पे नहीं, मुझे प्लांट की कैलकुलेशन जो है ना वो कंपैरेटिवली आसान लग रही है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इसको देखते हैं। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसका प्रॉपर जो फॉर्मेट है मैं उसको ड्रॉ कर लूंगा। ऑर्चिड लिमिटेड है, इधर गई है ऑर्चिड लिमिटेड, यस। पहले हम बनाएंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का फिक्स एसेट स्केड्यूल। हमारे पास 2 एसेट्स हैं, लेकिन उससे कंपैरेटिव क्या है, मतलब 16 और 17 का दोनों लिखना पड़ेगा। तो 2017 आ जाएगा हमारे पास इधर। एक हमारे पास बिल्डिंग आ रही है, दूसरा हमारे पास प्लांट आ रहा है, और 16 में भी हमारे पास बिल्डिंग आ रही है और हमारे पास प्लांट आ रहा है। ये जी हमारे कंपैरेटिव्स हैं। जिस तरह मैं स्केड्यूल बनाऊंगा ना, आपने गौर करना है कि मैं एक डिफरेंट चीज करता हूँ। कौन सी? हाँ, पहले हम कॉस्ट सारी लेके चले जाएंगे इसकी, उसके बाद फिर पहले हम यहाँ पे कॉस्ट की हेडिंग दे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के साथ फिर आ जाएगी जो हमने एडिशंस वगैरह की होंगी वो आ जाएंगी। एडिशंस के साथ जो मेरी रीवैल्यूएशन हुई होगी, क्योंकि टी अकाउंट अगर आपको याद हो तो ये आपके लिए बड़ा इजी है। उसके अलावा डिस्पोजल जो होगा वो आ जाएगा, और रिवर्सल ऑफ डिप्रिसिएशन है वो भी आपका आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिख देंगे अपना क्लोजिंग बैलेंस। ये आ गया आपके पास, ठीक हो गया। और साथ ही आप यहाँ पे लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें आ जाएगी हमारी ओपनिंग। ओपनिंग के साथ आ जाएगी हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। उसके साथ हम जो डिस्पोजल हो रहा होगा उसको लेके चलेंगे। उसके साथ हाँ रिवर्सल आ जाएगा, बिकॉज उसने कुछ भी मेंशन यहाँ किया तो हम वो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड के तहत चलते हैं। ओपनिंग आ गई और द ईयर आ गई, डिस्पोजल आ गया, रिवर्सल आ गया, और यहाँ पे हम लिख लेंगे क्लोजिंग। ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पे हम एंड पे लिख लेते होते हैं
कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31/12/16। ये हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। इतना तो मैं पेपर में पहले 1 मिनट में लिख लूंगा, और अगर मतलब मुझे थोड़ा यकीन हो, मैं एक और चीज जो इसकी एडिशनल चीजें है मैं वो भी फौरन लिख लूंगा। मैं मार्क्स सिक्योर करने वाला बंदा हूँ। ये मुझे पता है यहाँ पे मैंने सारी कैलकुलेशन करनी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मुझे बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करनी, वो सवाल में गिवन है। अगर वो मैं लिख दूंगा मेरे 4 से 5 नंबर सिक्योर है, क्योंकि ये 20 नंबर का सवाल है, ठीक 19 या 18 नंबर का सवाल है, तो मैं 4 से 5 नंबर आराम से सिक्योर कर लूंगा। कैसे? मैंने फौरन यहाँ पे इतना लिखने के बाद मैं कुछ लाइनें छोड़ूंगा या अगला पेज शुरू करूंगा, और मैं लिख लूंगा यहाँ पे मेजरमेंट बेसिस, कि हम किस तरह मेजर कर रहे हैं। हमारे पास बिल्डिंग एक एसेट है, हमारे पास प्लांट जो है वो दूसरा एसेट है, और मेजरमेंट बेसिस में हमने बताना होता है डेप्रिसिएशन मेथड, और एक हमने बतानी होती है डेप्रिसिएशन रेट या यूजफुल लाइफ। ये चीजें मुझे गिवन है। मुझे यहाँ पे पता है कि ये रिवैल्यूएशन पे है, ये कॉस्ट पे है, ये स्ट्रेट लाइन पे है। इसकी पॉलिसी हमने चेंज कर दी है WDV के ऊपर। इसकी लाइफ 30 ईयर है और इसका रेट 10% है। तो ये तो मुझे पता था। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना था, मैंने गलती कर दी। क्या थी? बिल्डिंग थी, और ये था प्लांट। ये है रिवैल्यूएशन मॉडल पे, और ये था हमारा कॉस्ट मॉडल पे। डिप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड है इसका लेटेस्ट। इसका जो है WDV, इसकी यूजफुल लाइफ 30 इयर्स है। इसकी जो यूजफुल लाइफ है, इसका रेट जो है वो 10% है। एक ये पॉइंट लिख लिया मैंने। एक इसने मुझे यहाँ बताया हुआ है कि शब्बीर एसोसिएट जो है वो इसके इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स है। तो मैं ये लाइन लिखूंगा बकायदा। वो क्या होगी? द लास्ट रीवैल्यूएशन, बिकॉज उसने लाइन मुझे सवाल में दी है, was performed by शब्बीर एसोसिएट्स ऑन 31 दिसंबर 2017, if I am not wrong। हाँ, शब्बीर ने हाँ आखिरी 17 में की है, लास्ट लेटेस्ट वन 17। और ये शब्बीर एसोसिएट्स जो है ये एक इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूअर है। ये दो चीजें जो है वो मैं गिवन कर दूंगा। सवाल शुरू भी नहीं किया, कसम उठवा ले, एक लाइन भी कैलकुलेट, एक नंबर भी कैलकुलेट नहीं किया। सिर्फ इतना लिख के ना मैं गालिबन अप टू 3 मार्क्स इस सवाल में सिक्योर करके बैठ गया। 3 नंबर सवाल का डाटा उठा के मैंने सिक्योर कर लिए। गेम खेलूंगा मैं। अब कैलकुलेशंस का मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, मैंने जो चीज मैं सिक्योर कर सकता था मैंने कर ली। अब मैं सवाल शुरू करूंगा, और ये हार्डली जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तो ये सारा कुछ लिखना हार्डली 1.5 मिनट की गेम है, 1.5 से 2 मैक्सिमम। आप अगर स्लो राइटर हो ना, आप बहुत हल्का हल्का लिखते हो, तो मैक्सिमम इट विल टेक 3 मिनट्स। 3 मिनट से ऊपर नहीं लिखा जाएगा। एक मैं आपको और चीज बताता हूँ, आपने कुछ डिफरेंस फील किया ये स्केड्यूल ड्रॉ करने में मेरा? कोई यूनिक चीज नोट की है आपने? यूनिक नहीं, कोई स्ट्रेंज चीज नोट की थ्रू आउट स्केड्यूल में? मैं बताता हूँ। सबसे जो उल्टा पंगा है ना, आपने एक चीज गौर नहीं की, मैंने हर एक एडजस्टमेंट जो है वो लाइन छोड़ के लिखी है। देख ले, है कि नहीं? इस चीज को ना अकाउंटिंग या न्यूमेरिकल्स के पेपर में अपनी हैबिट बना ले। जहां पे भी कैलकुलेशन कर रहे होते हो वहां पे हमेशा लाइन छोड़ के लिखा करो। भाई आई कैप को पेपर के पैसे दिए हैं, 4,000 से ऊपर फी है, जितनी मर्जी एक्स्ट्रा शीट लो वो नहीं कुछ कहेंगे।
इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा खास तौर पर इन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में ये होता है कि लेट्स सपोज यहाँ पे आपने एक अमाउंट लिखी, बाद में आपको पूरा सवाल आप कर रहे थे, बाद में आपको रियलाइज हुआ तो गलत है, और अगर आपने ऊपर नीचे लिखी होगी तो आपके पास अब उसको रेक्टिफाई करने का मार्जिन नहीं है। मेरे पास है, मैं इसको यहाँ पे काटूंगा, मेरे पास ऊपर भी जगह है, मेरे पास नीचे भी जगह है, मैं इसको रेक्टिफाई कर दूंगा, ना मेरी प्रेजेंटेशन खराब होगी और ना ही मेरे मार्क्स कटेंगे। और ये वन ऑफ द बेस्ट वे है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए गलती करने के बावजूद सवाल के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन को खराब नहीं करने देते, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी जाती है। बिलीव मी, करके देखिएगा, अगर गलती हो भी जाए ना एग्जाम में, आपके हाथों नहीं फूलेंगे, बिकॉज आपने पूरे सवाल में इतना मार्जिन क्रिएट किया हुआ है कि आप उस गलती को रेक्टिफाई कर सकते हो। करके देखिएगा, आपको चलेगा पता। गलतियां तो होती हैं, अगर आपकी गलतियां हो जाए तो आप पूरा सवाल काटते हो, इज इट लाइक दैट और नॉट? ये कीजिएगा। ये खास तौर पे जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े ना बच्चे से, तो ये अपनी हैबिट डेवलप करें न्यूमेरिकल्स करने के लिए, एक एक लाइन छोड़ के लिखा करें, एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनती है। तो ये सिखाना आप लोगों को भी फर्ज है, बिकॉज इफ कुछ चीज सीखी है हमने तो आप लोगों को सिखाना हम पे फर्ज है। अगर हम नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? असलम लूने वाला कि मिस्त्री बताएगा आपको? चले जी, अब मैंने पूरा सवाल पढ़ लिया, मुझे एक चीज समझ तो आ गई है कि भाई साहब मेरे पूरे सवाल, मेरे सबसे आसान जो मुझे लग रहा है अभी तक, वो है प्लांट। प्लांट कॉस्ट मॉडल पे है, कॉस्ट बाय डेप्रिसिएशन यूं निकालनी है, फारग करना है और कहानी खत्म। 2016 में भी प्लांट की जो ओपनिंग वैल्यू होगी वो मेरे पास उसकी कॉस्ट ही चल रही होगी, वो है 475। 2016 में प्लांट हमने 475 का लिया हुआ है, मॉडल कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होगी। यहाँ भी 475 लिख लिया, यहाँ भी 475 लिख लिया। प्लांट में कोई एडिशन है? द आंसर इज नो। रिवैल्यूएशन नो, डिस्पोजल नो, रिवर्सल नो। क्लोजिंग बैलेंस भी भाई साहब इसका 475 ही आता है इधर भी, और सर जी इधर भी 475 ही आता है। जब यकीन माने एग्जाम हॉल में बैठे हो आप और पहले 3-4 मिनटों में इतना कुछ लिख लिया हो ना पेपर पे, आपको क्या पता हो कि कॉन्फिडेंस लेवल कहां से कहां गया होता है बंदे का। बिकॉज पहले 4-5 मिनट में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, सवाल पढ़ने के, पेपर स्टार्ट होने के बावजूद स्टिल वो क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं। अगर आपने पहले 4-5 मिनटों में इतना कुछ लिख लिया हुआ तो बड़ा मजा आ रहा होता है, सही इंजॉय करता है बंदा। तो ये हमारे पास आ गए प्लांट की कॉस्ट। अब हमने डिप्रिसिएशन पे काम करना है। डिप्रिसिएशन पे हम काम कर लेते हैं, बड़ा आसान है। मैं प्लांट की यहाँ पे वर्किंग बनाता हूँ। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1 इज फॉर प्लांट डेप्रिसिएशन। देखिए सर जी, कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं, हमने लिया था प्लांट यकम जनवरी 15 को 475 का। यकम जनवरी 15 को हमने प्लांट लिया 475 का। उसने हमें बड़े प्यार से कहा उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 25 साल है। डिवाइड कर दिया, ओसरी क्या यूजफुल लाइफ 25 साल है। 31 12 15 आया, मैंने इसकी चार्ज कर दी डेप्रिसिएशन। कितनी बन रही होगी? 475 डिवाइडेड बाय 25, 19 डेप्रिसिएशन। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन है, तो 31 12 16 की भी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 19 नहीं आएगी। यहां तक क्लियर है डेप्रिसिएशन का? तो 31 12 16 की डेप्रिसिएशन मेरी 19 है, 31 12 15 की भी डेप्रिसिएशन मेरे पास 19 है। इसका मतलब 2016 का जो ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन का होगा वो मेरे पास कितना आ रहा होगा? वो मेरे पास 19 आ रहा होगा। और 2016 की डेप्रिसिएशन भी जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो कितनी आ रही होगी? वो 19 ही आ रही होगी। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी हमारे पास कितनी आएगी? हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी 19 आ रही होगी। 19 ओपनिंग था, 19 क्लोजिंग था, टोटल कितनी बनती है डेप्रिसिएशन इसकी? 38। लेकिन ना 31 दिसंबर 2016 को एक और पंगा है, ये चीज सवाल में आ रही है।
अब 31 दिसंबर 2016 को क्या हुआ, देखें मुझे बताएं 31 दिसंबर 2016 को आपकी कैरिंग वैल्यू क्या, इस तारीख पे आपकी कैरिंग वैल्यू क्या है मुझे बताएं जरा। आपके पास 475 का एसेट था, एक साल की डेप्रिसिएशन गई, फिर सेकेंड ईयर की गई, इसकी कैरिंग वैल्यू है आपके पास 437 रुपए। ये आपने लिखा है बुक में, आप कहते हैं आपके पास जो आज प्लांट है उसकी कीमत 437 रुपए है, ये आप कहते हैं, ये आपको लगता है। लेकिन आपको खबर आई है कि भाई साहब जो तुम प्लांट 437 का अपने पास लेके बैठे हुए हो और तुम समझते हो कि वो 437 का है, तुम उसको आज मार्केट में बेचने जाओ ना, वो तुम्हें कितने का बिकेगा, वो तुम्हारा बिकेगा 360 का। इसका मतलब मैं इस गुमान में बैठा हूं कि मैं इस प्लांट से 437 रुपए रिकवर कर सकता हूं। मुझे कितने रिकवर हो रहे हैं, 360 रुपए। मतलब अगर मैं इसको आज बेचूं तो मुझे 360 मिलेंगे, मुझे कितने का लॉस हो रहा है, 77 का लॉस हो रहा है। ये जो 77 का लॉस हो रहा है इसे हम कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। अभी क्योंकि हमने स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा इसलिए सिर्फ आपने इसको इतना याद रखना है। जब आप स्टैंडर्ड में जाएंगे आपको इस इम्पेयरमेंट की आई से लेकर टी तक समझ आ जाएगी, बट चूंकि अभी हम स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा इसको आपने इतना ही याद रखना है। ये क्या कहलाएगा, आपका इम्पेयरमेंट लॉस कहला रहा होगा। फिर आप कहते हो आपके पास जो एसेट है उसमें से आपको 437 रुपए रिकवर होगा, ये आपने अपनी बुक में लिखा किस दिन, 31 दिसंबर 2016 को। मेरे मुताबिक मेरे प्लांट की आज कीमत 437 रुपए है। लेकिन साथ ही मुझे लगा पता कि भाई साहब मैं किसी हवाओं में उड़ रहा हूँ, हवाओं के नीचे आ जाओ, रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट विच इज कि मुझे सिर्फ 360 इससे रिकवर होने हैं। मेरे ख्याल में 437 होने चाहिए थे लेकिन मुझे रिकवर 360 होने हैं। मुझे कितने से नुकसान हो रहा है, सर मुझे नुकसान हो रहा है 77 का। ये 77 हमारा क्या कहलाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस कहला रहा होगा। और जो इम्पेयरमेंट लॉस होता है वो भी हम एसेट में से लेस करते हैं, लेकिन उसका एक सेपरेट अकाउंट, मतलब हम उसको डिप्रिसिएशन में लेके जाके लेस कर लेते हैं। अभी मैं फिर कह रहा हूँ आपने इसको इतना ही समझना है, बाकी रिमेनिंग जो है वो हम आपको इस रेलेवेंट स्टैंडर्ड में समझा दूंगा, मैं आपको समझ भी आ जाएगी। अच्छा अब टोटल इसका कितना बनता है क्लोजिंग बैलेंस, कितना बनता है 19 जमा 19 जमा 77, 19 जमा 19 जमा 77, 115। इसकी जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन या इम्पेयरमेंट बन रही है ना हमारे पास, वो बन रही है 115। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब मेरे पास एसेट की कॉस्ट है 475, उसकी डेप्रिसिएशन बनती है 115, इसकी नेट बुक वैल्यू है 360। मैं वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, इधर आ रही है, इधर 360 है जी इसकी ये वैल्यू, ये भी आ गई। अब हम चलते हैं 2017 के ऊपर। 2017 में हमारी डेप्रिसिएशन पॉलिसी चेंज हो गई है, लेकिन 2017 का ओपनिंग बैलेंस आ गया बिकॉज क्लोजिंग जो है वो 17 का बनेगा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम वापस चलते हैं अपनी वर्किंग के ऊपर। अपनी वर्किंग पे गए हैं, अपनी वर्किंग पे मुझे लगा पता कि भाई मैं जिस एसेट को गुमान कर रहा था 360 का, वो 360 का नहीं रहा। उसमें से जो मुझे अब अमाउंट रिकवर हो रही है वो 360 की हो, जो मैं ऐसा कर रहा था गुमान कि वो मुझे दे के जाएगा अपना 475 438 रुपीज, वो 360 का है। तो अब ये 360 जो है ना 360, दिस इज द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट। जो एसेट की रिकवरेबल अमाउंट होती है, जो हमें एसेट के पैसे मिलने होते हैं, वही हमारी क्या होती है, एसेट की कैरिंग वैल्यू होती है। अब 17 में हमारी हो गई है पॉलिसी चेंज, और पॉलिसी चेंज होके अब हमने क्या कहा है कि अब हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर। और WDV कहता है कि आपने हमेशा डेप्रिशिएट करना है कैरिंग वैल्यू के ऊपर। रेट है हमारा 10%, 360 का 10% लें, कितनी आएगी डेप्रिसिएशन 36। तो 36 जो होगी इसकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बन रही होगी। तो 36 जो है वो इसकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। यहाँ पे हम आ जाएगी 36। तो 115 जमा 36 कितने होते हैं बताओ, 151 बनती है इसकी क्लोजिंग वैल्यू। तो 115 जमा 36 कितना होगा क्लोजिंग 1। एसेट की कॉस्ट है 475,
475 एसेट की कॉस्ट है, लेस कर दो 151, कितनी कैरिंग वैल्यू बनती है 324, तो ये है एसेट की कैरिंग वैल्यू 324। ये हमारा प्लांट क्लियर हो गया। अगर आप लोगों ने इम्पेयरमेंट की होती, समझी होती, तो ये बहुत आसान पॉइंट था, इसलिए हमें इसके ऊपर टाइम लगा है इतना ज्यादा, बिकॉज हमने थोड़ा इम्पेयरमेंट को डिस्कस किया। बट पेपर में ये बड़ी आराम से होने वाला पॉइंट है, हार्डली 5 मिनट का पॉइंट है। प्लांट के बारे में तमाम रेलेवेंट डाटा हमारा कंप्लीट हो गया। देखेंगे बिल्डिंग में है रीवैल्यूएशन, और मैंने आपको वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं कि जहां पे रीवैल्यूएशन हो वहां पे हमने ये वाली वर्किंग बनानी ही बनानी है। वो हमने एक स्केड्यूल ड्रॉ करना है, वर्किंग नंबर 2, उसको अब हम ड्रॉ कर लेंगे। हम यहाँ पे डेट लिख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी डिस्क्रिप्शन, फिर हमारे पास आ जाएगा बिल्डिंग, और यहाँ पे सरप्लस, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको अब हमने लेके चलना है। बिल्डिंग की बात करते हैं, अब हमारे लिए सिर्फ रेलेवेंट ये और ये पैराग्राफ रह गया बस। बिल्डिंग हमने ली है यकम जनवरी 15 को 600 की, 300 उसकी लाइव है, लिखो भाई यकम जैन 15 को, कॉस्ट है उसकी 600। फिर 31/12 को क्या कर रहे हैं हम, उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं 600, 30, 300 लाइफ थी, 30 300 कह रहा हूँ, 30 इयर्स लाइफ थी, 30 इयर्स लाइफ थी, 30 पे डिवाइड कर दो, कितनी बनती है 600 डिवाइड बाय 30, 20 आ जाएगी इसकी डेप्रिसिएशन, 580 बनती है इसकी WDV एट दिस डेट। ठीक है, उसने कहा कि 31 दिसंबर 2015 को हमने पहली रीवैल्यूएशन की, और पहली रीवैल्यूएशन के बाद इसकी जो अमाउंट थी वो हमने कह दिया कि भाई साहब वो 700 है। तो 31 दिसंबर 15 को हमने इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन कर दी, वो कितनी थी 700 थी। ठीक है, कितने का इंक्रीमेंट आया 580 लेस 700, 120 का हमारे पास क्या आ रहा है, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है। ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, और हमने ये यहाँ पे लिख लिया। तो 31/12/15 को हमारे एसेट की जो वैल्यू थी वो थी जी 700, हमने मान लिया। ठीक है, अब ये 700 का एसेट था, बिल्डिंग हमारी किस पे रिकॉर्ड हो रही होगी, 700 के ऊपर रिकॉर्ड हो रही होगी। ये है जी हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट, और इसके अलावा सरप्लस तो 15 में हुआ था ना, तो 16 में सरप्लस नहीं है, तो क्लोजिंग उसकी कॉस्ट हमारे पास 700 ही आ रही होगी। ठीक है, उसके अलावा अब हम चलेंगे आगे। आगे अगली रिवैल्यूएशन हुई है 17 में जाके, 17 के एंड के ऊपर, लेकिन 30 जून 17 को जो है ना हमने डिस्पोजल भी किया हुआ है, तो डिस्पोजल भी है और डेप्रिसिएशन भी है। ठीक है, हम देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। आगे चलेंगे, आगे आएगी हमारे पास इवेंट 31/12/16 का। हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 700 बिल्डिंग की वैल्यू है, 19 उसकी लाइफ है, कितनी बनेगी डेप्रिसिएशन 29 होगी, 700 डिवाइडेड बाय 29, 24.13 बन रहा है। हम 24 लेते हैं, हम राउंडेड चलते हैं। 24 डेप्रिसिएशन आ गई, कितना बनता है क्लोजिंग वैल्यू 676। ये हमारे पास क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, 120 को 29 पर डिवाइड करो तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी। कितनी बनेगी 120 डिवाइडेड बाय 29, 4.13 बन रही है। इसको भी हम राउंडेड कर लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो 120 से कितना बचेगा हमारे पास, 116 का सरप्लस मौजूद है 31/12/16 पे। वैसे भी अंडरस्टूड है, देखें ना, आप अगर कैलकुलेशन नहीं भी करेंगे
अंडरस्टूड है। बिफोर रीवैल्यूएशन 20 की डेप्रिसिएशन थी, आफ्टर रीवैल्यूएशन 24 की डेप्रिसिएशन है, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 4 की हो रही है। और 16 की डेप्रिसिएशन भी हमने लिखनी थी, वो तो हमने लिखी नहीं। 16 की डेप्रिसिएशन हमने निकाली है 24, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हम लिख लेते हैं, वो 24 आएगी। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 24 आएगी। ओपनिंग इसकी डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, बिकॉज हमने लास्ट ईयर जब इसको रीवैल्यू किया होगा तो चूंकि नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू है तो हमने डेप्रिसिएशन रिवर्स की होगी। जब डेप्रिसिएशन रिवर्स करते हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होती, तो इसकी ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग इसकी 24 ही आ जाएगी। तो कैरिंग वैल्यू बन रही होगी 700 में 24 निकालो 676। 676 जो होगी वो हमारी बिल्डिंग की 2016 की कैरिंग वैल्यू थी। नहीं यकीन तो इस अमाउंट को पकड़ लें, वर्किंग से वेरीफाई कर लें, 676 ही जवाब आ रहा है। 2017 में रीवैल्यूएशन है, रीवैल्यूएशन हुई है जी 31/12/2017 को, ठीक है। लेकिन 30 जून 17 को हमने एक इवेंट किया है, और वो जो इवेंट है ना हमारा वो डिस्पोजल है। 30 जून 15 को हमने एक इवेंट किया है, और वो इवेंट हमारा किस चीज को शो कर रहा है, वो डिस्पोजल को शो कर रहा है। डिस्पोजल को लिख लेते हैं, वर्किंग नंबर यहां पे आ गया 30 जून 17 को डिस्पोजल, इसकी हम वर्किंग बनाते हैं, वर्किंग नंबर 3 डिस्पोजल। क्या कहता है डिस्पोजल के बारे में? वो कह रहा है एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 66 मिलियन थी, एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 66 मिलियन थी, हमने वो बाकिर को सोल्ड कर दी 85 मिलियन की। उसकी लास्ट रीवैल्यूएशन जो हमने रिकॉर्ड की हुई थी वो थी 87 मिलियन। तो इससे पहले अगर वो रीवैल्यू हो गई है तो हमें तो कोई इसमें मसला नहीं है, हमें तो इसमें कोई मसला नहीं है, हमने लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट को देखना होता है। अब आप देखें इसकी कॉस्ट कितनी थी, लास्ट रीवैल्यूएशन हुई थी हमारी 31/12/15 को। 31/12/15 की अगर हम बात करें, इस बिल्डिंग की कॉस्ट थी, इसने अभी हमें बताई है 66 मिलियन, यस 66 मिलियन इसकी कॉस्ट आई थी। हमने उसकी रिकॉर्ड कर दिया फेयर वैल्यू के ऊपर, फेयर वैल्यू कितनी थी हमारी 87 मिलियन। हमने कितने का सरप्लस रिकॉर्ड किया होगा इसके ऊपर, हमने बिल्डिंग ली 66 की, ये है 66 की कॉस्ट, लिख भी रहा हूं कॉस्ट, कॉस्ट लिखा हुआ है। अब आप कह रहे हो फेयर वैल्यू है, तो रीवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, हम कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करते हैं उसकी फेयर वैल्यू से, ऐसा है कि नहीं? अगर आप कॉस्ट को कंपेयर करोगे फेयर वैल्यू से वो गलत हो जाएगी। तो 66 थी ना एक बिल्डिंग की कॉस्ट, टोटल लाइफ है 30, कितनी बनती है इसकी डेप्रिसिएशन 66 डिवाइडेड बाय 30, 2.2, 2.2 थी इसकी डेप्रिसिएशन, तो 66 लेस 2.2। जिस दिन हम इसको रीवैल्यू कर रहे थे उस दिन इसकी जो कैरिंग वैल्यू थी वो 63.8 थी, इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी 63.8। अब बताओ इसका रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना बनता था, 23.2 जो है था वो इसका रीवैल्यूएशन सरप्लस था। देखें देखें देखें, उसने बताया कि ये जो बिल्डिंग आपने ली है, पहले मदीहा मुझे ये बताएं, जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं हम क्या चीज कंपेयर करते हैं, हम एसेट की कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करते हैं उसकी फेयर वैल्यू से, ऐसे ही होता है। अब उसने हमें क्या किया है, उसने हमें इसकी कॉस्ट गिवन की है बिल्डिंग की। जब हमने बिल्डिंग एक्वायर की थी 1 जनवरी 15 को, तब उसने कहा ये एक बिल्डिंग हमें 66 मिलियन की पड़ी थी। 31/12/15 को उसने कह दिया, हमने इसको रीवैल्यू कर दिया और इसकी वैल्यू हो गई है 87 मिलियन।
अब हमने निकालना है रीवैल्यूएशन सरप्लस। अगर मैं कॉस्ट को इससे कंपेयर करके निकालूंगा ये चीज गलत हो जाएगी। मुझे क्या चाहिए, मुझे इस तारीख के ऊपर इसकी कैरिंग वैल्यू चाहिए, और वो कैसे आएगी कि इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन हम निकाल लेते हैं, इजी। ये करोगे तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। ये 66 कॉस्ट थी, 30 उसकी लाइफ थी, ये बनती है डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट में लेस की 63.8 क्या बनती थी उसकी, उस दिन कैरिंग वैल्यू बनती थी। ये कैरिंग वैल्यू, ये फेयर वैल्यू। इंक्रीज कितने का आया था हमारा, 23.2 का। तो 23.2 जो है था वो हमारा इस बिल्डिंग के ऊपर रीवैल्यूएशन सरप्लस था। अब देखें, यकम जनवरी 16 को, गौर कीजिएगा, ये मेरे पास पड़ा हुआ है 87 का, और इसका सरप्लस पड़ा हुआ है मेरे पास 23.2 का। 31 12 16 आ गया, मैं करूंगा चार्ज डेप्रिसिएशन, और वो होगी 87 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 29, और सरप्लस को भी मैं 23.2 करूंगा डिवाइडेड बाय 29 करूंगा, तो मुझे सारा चलेगा। 87 डिवाइडेड बाय 29 क्या बनता है, 3 डेप्रिसिएशन होगी इसकी 2016 की, और 23.2 डिवाइडेड बाय 29 ये होगी 0.8 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ये हमने लेस कर दी 2016 की। अब हम आगे 30 जून 2017 को जब हम इसको बेच रहे हैं, अब बेच रहे हैं तो हमें फिर डेप्रिशिएट तो करना ही करना है, और मेथड तो स्ट्रेट लाइन है तो वो चेंज नहीं होगी। 87 29, लेकिन 6 माह की हम डेप्रिसिएशन लेंगे यहाँ पे, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी हमारी क्या आएगी, 6 माह की आ रही होगी, 29 मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो ये मेरे ख्याल से बनेगी 1.5, और ये बन देगा हमारा 0.8 0.4 हमारी ये बन जाएगी। तो जिस दिन हम इनको बेच रहे हैं, जिस दिन हम इसको बेच रहे हैं सर, उस दिन इसकी कैरिंग वैल्यू जो है थी वो 82.5 थी। 82.5 इस बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू थी, और जो इसका रीवैल्यूएशन सरप्लस मेरे पास मौजूद था 23.2 लेस 0.8 लेस 0.4, 22 का 22 का सरप्लस मेरे पास मौजूद था। तो सर ये अगर मेरी वर्किंग आ गई है, सवाल मेरा हो गया। इस वर्किंग में हमने बस जान मारनी थी, और यही मुश्किल थी, इसके अलावा कोई चीज मुश्किल नहीं थी। अब ये जो है ना, ये 1.5 और ये 0.4 यहाँ चला जाएगा, और ये 5 और ये 22 हमारा यहाँ चला जाएगा। अब देखिएगा हमारी वर्किंग ये है। डिस्पोजल, डिस्पोजल में पहले हम देते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। जब तक डिस्पोज करना था हमने उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी थी, वो हमने निकाल ली है। 1.5 इसकी बनती है डेप्रिसिएशन, तो हम यहाँ पे लेस कर देंगे 1.5, और इस साल की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 0.4 है, तो हमने 0.4 लेस कर दी। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हमारे डिस्पोजल की आ गई, रिकॉर्ड कर ली। आप चाहें तो आप इसको जाके फौरी तौर पर अपने स्केड्यूल में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्केड्यूल में जो हमारी आती है वो डिस्पोजल की टोटल डेप्रिसिएशन जो 4.5 बन रही है वो आती है। तो यहाँ पे हमने डिस्पोजल किया ना, तो डिस्पोजल की जो डेप्रिसिएशन आ रही होगी वो हमारे पास आ रही होगी, ये कॉलम है ना, इसका ओपनिंग बैलेंस 700 आता है, यस, क्लोजिंग बैलेंस हम निकाल लेंगे। अभी जो हमने डिस्पोजल किया है बिल्डिंग, उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू क्या थी, 87 मिलियन। 87 मिलियन वाला डिस्पोजल आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये लेस हो गया। इस डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन जो हमारी बनती है वो हमारी बन रही थी 4.5, 4.5 से 1.5, 4.5 से
ये आ जाएगी 4.5। ये हमने यहाँ पे एंट्री पास कर दी। और जो डिस्पोज किया है आप उसको यहाँ पे लेके निकाल सकते हो। तो डिस्पोजल जब हमारे पास गया है उसकी कैरिंग वैल्यू बनती है 82.5, हमने यहाँ पे लेस कर देनी है, और 82.5, और जिस दिन डिस्पोज किया उस दिन उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास था 22 का, हम वो भी क्या करेंगे यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि ये सरप्लस यहाँ से निकल के सारे का सारा रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो ये हमारे पास आ गया सारा कुछ। अब हम चले जाएंगे 31 दिसंबर 17 को। अब हमने निकालनी है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। जो फॉर द ईयर है अब हमने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। इसके लिए आप वर्किंग नंबर 4 बना सकते हैं। वर्किंग नंबर 4 कैसे बनाएंगे, ये देखिएगा। आपके पास टोटल एसेट्स कितने थे, आपके पास टोटल एसेट्स 700 के थे, लास्ट जब रिवैल्यूएशन हुई है 700 के थे। बिल्डिंग थी आपके पास 700 की, जो अभी आपने डिस्पोज किया है वो था 87 वाला। यस, रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास, 87 लेस 700, 613 की हमारे पास बिल्डिंग है। इसकी बिल्डिंग को हमने डेप्रिशिएट करना है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 29 है, डिवाइड कर दिया 29 से, ये बनेगा 21.13। हम 21 जो है इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। इसके साथ जो हमारे पास सरप्लस आ रहा था फॉर द ईयर वो था 120 का। सरप्लस जो हमारे पास ओपनिंग था वो 120 का था। इसमें से भी हमने क्या करनी है, एडजस्टमेंट वगैरह पास करनी है। एक सेकेंड, 120 का था कि 16 सरप्लस था, 31 12 15 को ये था 120 का, 31 12 16 को सरप्लस जो है था हमारा, हाँ सरप्लस हमारा 120 आएगा, बिकॉज हम इसको निकाल रहे हैं। सरप्लस हमारा ये था टोटल सरप्लस। इसमें से इस एसेट का जो सरप्लस जो हमने बेचा है वो था 23.2, हमारे पास था 23.2। हमारे पास सारी बिल्डिंग जब रीवैल्यू हुई उसका सरप्लस था 120। जो एसेट बेचा उसका सरप्लस 23.2 था, तो 120 लेस 23.2, 96.8 है रिमेनिंग एसेट्स का सरप्लस। इसको अगर हम 20 पे 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो बनती है, और वो हमारी बन रही है 3.3। तो इसको हम 3.33 लिख लेते हैं। 3.3 हमारी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। अब आप इसको लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 21 आ रही है, और ये हमारा 3.3 आ रहा है। 21 हमारी डेप्रिसिएशन हो गई, और ये हमारा क्या आ रहा है, 3.3 आ रहा है। इन सबको कैलकुलेट करें और जरा बताएं कि WDV कितनी आ रही है मेरी, 31 12 17 पे 571 बनती है WDV बिल्डिंग की। इसके अगेंस्ट जो सरप्लस मेरे पास पड़ा हुआ है हमारा 116 लेस 0.4 लेस 22 लेस 3.3, 90.3 का मेरे पास सरप्लस पड़ा हुआ है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या हुआ, 31 12 को उसने कहा इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 463 मिलियन है। अब जो इसकी फेयर वैल्यू हमें बता दी है, फेयर वैल्यू 31 12 17 को जो हमारी फेयर वैल्यू है वो है 463 मिलियन। अब हमारा क्या हो गया है, 571 था, 571 लेस 463, 108 का हमारा क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन लॉस हो रहा है। 108 का हमारा क्या आ रहा है, रीवैल्यूएशन लॉस आ रहा है। तो 90.3 से तो भाई ये सारे का सारा रिवर्स हो जाएगा।
108 में से 90.3 निकाल दिया तो 17.7 किसको चार्ज हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज हो जाएगा 17.7। ये है हमारा वो लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चार्ज होता है। तो ये है हमारी क्लोजिंग वैल्यू 463। अगर यहाँ तक आ गया तो अब की वैल्यू की सिर्फ पोस्टिंग रह गई है, वो हमने यहाँ पे अब करनी है। तो क्लोजिंग वैल्यू हमने देखी कितनी आई है हमारी 463, लिख ली यहाँ पे। इसकी डिप्रिसिएशन कितनी हमारे पास मौजूद थी, 24 थी लास्ट ईयर की और 24 डिप्रिसिएशन थी इस साल की। हाँ, उसका रिवर्सल करेंगे तो नहीं 24 नहीं थी, इस साल की हमने डिप्रिसिएशन कितनी निकाली है 21। हाँ 21 और रिमेनिंग थी हमारे पास 24। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हमारी बनती है 5। उसका रिवर्सल कर देना आप यहाँ पे। रीवैल्यूएशन हमें 108 का लॉस हुआ है ना, आंखें घूम गई मेरी स्क्रीन घुमा घुमा के। 108 का लॉस हुआ है, वो आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिएगा। डिस्पोजल हमने 87 का किया है। जो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमारी होगी हम उसको रिवर्स कर देंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। ओपनिंग हमारे पास बैलेंस यहाँ पे गिवन था, आई थिंक 24 था, वो यहाँ पे आ जाएगा। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अभी हमने निकाली थी, वो कितनी बनी थी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 21, और ये भी तो नहीं है डिस्पोजल वाली 21 और 1.5, 21 और 1.5 बनती थी 22.5, वो भी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके अलावा डिस्पोजल की हम यहाँ पे लेस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी बनती है जरा बताइएगा। क्लोजिंग वैल्यू कितनी बनती है, 24 ओपनिंग थी, 22 फॉर द ईयर थी, लेस किया आपने 4.5, ये 41.5 के करीब नहीं 22.5 थी। एक मिनट, 21 से 22.5 है यार, ये 22.5 है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। 24 जमा 22.5 लेस किया 4.5, तो क्लोजिंग डेप्रिसिएशन जो आपकी आ रही थी वो 42 आ रही थी, 42। लेकिन जब आपने साल के एंड के ऊपर ही रीवैल्यू किया तो सारे के सारे डेप्रिसिएशन आपने रिवर्स कर दी, यहाँ पे चार्ज कर दी और वो यहाँ पे चार्ज होगी। जब वो यहाँ पे चार्ज होगी अब क्लोजिंग ये आपकी न्यू वैल्यू है और डेप्रिसिएशन आपकी कोई नहीं होगी। इस तरह से क्या करना था, हमने इसको करना था। तो ये सारा सवाल था हमारा। अब इसमें एक चीज रह गई है लिखने वाली इसके बाद कि अगर ये कभी एसेट रीवैल्यू ना हुआ होता बिल्डिंग का तो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बननी थी, सिर्फ वो आपने यहाँ पे बतानी है। तो वो मेरे ख्याल से कॉस्ट आपको गिवन है, आप लाइफ पे डिवाइड करके उसको निकाल सकते हैं, वो इतना मुश्किल मेथड नहीं है।